नमस्कार दोस्तों, हेलो डॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हर बार हमारे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब बताते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की उसे ज़रूरत होती है। अगर हम उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखते तो काफ़ी हमें तकलीफ़ों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो हमारे शरीर का हर अंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है सांसें। हम कहते हैं ना कि वो चीज़ मेरे लिए सांसों जितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सांसें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में यहाँ के जाने माने श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हैं स्टूडियो पर मौजूद। तो आज का हमारा विषय मैं आपको बता दूं, आज का हमारा विषय है छाती एवं श्वास से संबंधित बीमारियां, कारण एवं निवारण। साथ ही साथ हम कोरोना से संबंधित बातें भी करेंगे, कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में भी बातें करेंगे। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, नंबर है 1800-233-9418। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा विषय केंद्रित है श्वास और छाती रोग पर, तो जानना चाहूँगी कि सबसे जो कॉमन रोग होते हैं सांसों से संबंधित, हृदय से संबंधित, क्या क्या वो रोग होते हैं कॉमनली? प्रियल जी, सबसे कॉमन बीमारी जो फेफड़े से संबंधित है वो है दमा। जी। और जैसे जैसे शहर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, पर्टिकुलरली उसमें धूम्रपान की अगर हम बात करें तो ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं दमा से जुड़ी हुई हैं। तो ये आजकल के सबसे कॉमन बीमारियां हैं दमा। हाँ। और अगर हम चेस्ट के उसकी बात करें तो और क्या क्या रोग हो सकते हैं? फेफड़े से संबंधित बहुत सारे रोग हैं और पिछले कुछ समय पे मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ 20 सालों में जो पहले चेस्ट से संबंधित या फेफड़े से संबंधित बीमारी में हम कहते थे कि टीबी एवं या क्षय रोग विशेषज्ञ कहते थे, तो आज की तारीख में फेफड़े संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत सारी शारीरिक बीमारियां ऐसे हैं जो फेफड़े से संबंधित है, और फेफड़े की बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं जो कि शरीर से संबंधित है, शरीर के बाकी हिस्सों से। जैसा मैंने आपको बताया उसमें एक दमा है, वैसी ही उसमें एक निमोनिया की बीमारी होती है बहुत कॉमनली। निमोनिया का मतलब होता है कि फेफड़े में संक्रमण, किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण हो तो उसे हम चलती भाषा में निमोनिया कहते हैं। उसके बाद दूसरी बीमारियां जो होती हैं फेफड़े से संबंधित वो है क्षय रोग, जैसे मैंने आपसे भी कहा। क्षय रोग से ही मिलता जुलता एक और बीमारी होती है, उसे हम सार्कोइडोसिस कहते हैं। एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। इसमें जो हमारे स्पंज के जैसे फेफड़े होते हैं वो सख्त होने लगते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, चलने फिरने से सांस भरने लगता है। तो वो एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ बीमारी है जिसका वो नामकरण किया गया है। फिर स्मोकिंग या धूम्रपान से संबंधित फेफड़े की बीमारी जैसे कि कैंसर है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं। स्लीप एपनिया भी पार्ट ऑफ लंग्स डिजीज़ ही है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फेफड़े से संबंधित हैं। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी जी हाँ, मैं रेवाराम सो बोल रहा हूँ, दयान माता बाजार से। रेवाराम जी है भाटा बाजार से, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? हाँ, नए बच्चों के आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी और साजिला। जी जी आपको भी। अपना सवाल पूछिए रेवाराम जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, मेरा सवाल है मैडम सर जी कि मैं चाहता हूँ ना मेरे को सांस बढ़ता है तो छाती को दर्द लगता है, तो कोई भी तकलीफ तो है, ये कारण छाती फूले से भी लगता है, और कोई इसमें कोई बीमारी तो नहीं है सर जी? सामान्यतः लोगों के साथ ऐसा होता है। रेवाराम जी, देखिए, चलने फिरने से अगर सांस भर रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो सामान्य भी हो सकता है और वो असामान्य भी हो सकता है। कई लोग अगर शरीर भारी है, मोटापा है, तो उनको चलने फिरने से सांस भर सकती है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सुबह वर्जिश का काम नहीं है, रूटीन में ही वो काम करता है, तो उनको सांस भर सकती है। लेकिन सांस भरने की जो परेशानी है वो आपको हृदय रोग में भी आती है और फेफड़े रोग में भी आती है। मतलब अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो उसकी वजह से भी सांस भर सकती है, या आपको अगर दिल की परेशानी है तो उसकी वजह से भी सांस भर सकती है। अब उसमें पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि फेफड़े से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है या हृदय से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है।
अगर आपको ये बहुत प्रॉब्लम लगता है, ये ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से पहले मैं 100 कदम चल सकता था, अब मैं 100 कदम नहीं चल पाता, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से ज़रूर इस बात में सलाह लीजिए। सर जैसे कि आज हम दमे की भी बातें कर रहे हैं, तो इनिशियली कैसे किसी को पता चलता है कि उसे दमा का रोग हो सकता है? प्रियल जी, दमा का रोग जो है वो किसी भी वर्ग में हो सकता है। अधिकतर बच्चों में रहता है, अनुवांशिक उसके ज़्यादातर कारण हैं। अगर माँ बाप को है, दादा दादी को है, तो हो सकता है किसी बच्चे में ये परेशानी आ सकती है। कई बार बच्चों में जो दमा की शिकायत आती है वो कहते हैं 5 साल तक 90% बच्चों में चली जाती है, कई बार 10 साल तक, कई बार 14 साल तक। लेकिन उसके बाद भी ये रोग अगर बना हुआ रहता है, कई बार पहली बार ये रोग आता है मिड लाइफ में 40 के आसपास, ये पहली बार दमा की शिकायत सामने आती है, और बहुत कम चांसेस है कि 60-70 की उम्र में दमा का रोग आए। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा प्रदूषित जगह पे रहते हैं, या जिनके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, या जो लोग धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके साथ 60-70 की उम्र में भी दमा का रोग आता है। और ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो प्रदूषित जगह पे रहते हैं या धूम्रपान करते हैं, उन लोगों के लिए दमा अक्सर 60-70 की ही उम्र में आता है, 50 से 60 की उम्र में। इसको अंग्रेजी में हम 2 अलग अलग नाम से कहते हैं, एक बोलते हैं हम अस्थमा, एक कहते हैं हम COPD। अच्छा। दमा के मरीज़ों में, जब हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, तो दमा के मरीज़ों में अक्सर खांसी का होना, या छाती से सीटी बजने की आवाज़ आना, अच्छा। या फिर सर्दी जुकाम हुआ उसके बाद खांसी शुरू होना, मध्य रात्रि या सुबह सुबह के समय खांसी से नींद टूट जाना, चलने फिरने से सांस भरना, अगर कोई जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करते समय सांस भरना, ये मोस्ट कॉमनली इस टाइप के कुछ प्रेजेंटेशंस या सिम्टम्स उनको होते हैं। वहीं पे जो COPD दमा की हम बात करें, जो सिगरेट पीने की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से है, तो जो 50-60 साल की उम्र में आते हैं, उनकी सबसे पहली शिकायत जो आती है वो चलने फिरने से सांस भरने की आती है, या बहुत ज़्यादा बलगम निकलने की शिकायत आती है उनमें। तो खांसी, बलगम, चलने फिरने से सांस भरना, या सीटी की आवाज़ आना, या सर्दी जुकाम होने के बाद इस टाइप की परेशानी शुरू होना, ये अक्सर दमे की तरफ पॉइंट आउट करता है। अगर इसके साथ में कहीं ना कहीं कोई अनुवांशिक कारण जुड़ा हुआ है, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाती है। जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि होता है ना कि अगर माँ बाप को एक बीमारी है तो जैसे बच्चे में आ सकती है, जैसे आपने बताया, और जैसे सिकल सेल के मरीज हैं तो उनके साथ ऐसा होता है ना कि एक जो पार्टनर है वो एक मतलब उसको सिकलिंग नहीं होना चाहिए, तो क्या दमे के केस में भी ऐसा है, अगर दोनों पार्टनर या किसी एक को है तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टनर अगर होंगे तो ही बीमारी होगी। अगर किसी एक तरफ भी है तो ये हो सकता है, क्योंकि दमा को कहीं ना कहीं एलर्जी के साथ भी जुड़ा गया है। अच्छा। तो अगर किसी मरीज़ को एलर्जी की शिकायत है, सुबह उठने से बहुत ज़्यादा छींकें वगैरह आती हैं, या परिवार में किसी को, माँ बाप को, दादा दादी को, या इवन कई बार क्या होता है हिडन भी होता है, कहने का मतलब है दादा दादी को नहीं था, माँ बाप को नहीं था, पर चाचा को है, तो वो भी एक हिडन जेनेटिक ट्रांसमिशन भी होता है। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि ये फैमिली से अगर रिलेटेड है तो ये चीज़ हो सकती है। कई बार बचपन में सिर्फ सर्दी जुकाम की परेशानी, दमा नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद वो दमे में कन्वर्ट हो जाता है अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना हो। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो मिड लाइफ में शुरू होता है, जैसे 40 के आसपास, वो अधिकतर फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, महिलाओं में ज़्यादातर 40 के आसपास दमा की शिकायत आती है। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उनमें ज़्यादा को देखने को मिलता है। कई बार सांस की परेशानी, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड जो बच्चे रहते हैं, बहुत लाड प्यार से जो बच्चे पले रहते हैं, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हमसे। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं रज्जू चंद्राकर बोल रहा हूँ, ग्राम किशुनगढ़, जिला कवर्धा से। जी जी रज्जू जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? मैडम मेरा क्या है, मेरा पत्नी का जो तबीयत है, हमेशा हफ्ता 15 दिन में बीपी कम हो जाता है मैडम। क्या उसमें छाती भी में कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या इसमें बीमारी है या कुछ और प्रॉब्लम है मैडम, बताइए मेरे को। रज्जू जी, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ये कहीं ना कहीं हृदय संबंधित बीमारी है, और मैं समझता हूँ किसी हृदय विशेषज्ञ से आपको इसके बारे में सलाह लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये फेफड़े से संबंधित हो सकता है, अक्सर ब्लड प्रेशर की शिकायत का फेफड़े संबंधित नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है
उससे जो सांस भरने की परेशानी होती है, तो उसमें कई बार फेफड़े में भी पानी भरने की शिकायत होती है, जिसकी वजह से सांस भर सकता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो मैं समझता हूँ किसी हृदय संबंधित डॉक्टर से ही आपको परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हम इस कॉल से पहले बातें कर रहे थे सर्दी ज़ुकाम, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें सर्दी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मौसम बदला नहीं, धोखे से कुछ बहुत ठंडा खा लिया तुरंत सर्दी हो जाती है, और कुछ लोगों को हमेशा अंदर में सर्दी होती है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है या फिर ये एक कॉमन चीज़ है? देखिए, सर्दी के लिए ना एक भ्रम कह सकता हूँ मैं। अच्छा। कि मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है, और पहले समय से है कि कोई भी ठंडी चीज़ आप खाते हो तो आपको सर्दी हो जाती है। हो सकता है कोल्ड का एक्सपोजर होने से ये होता हो, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी ये है कि अगर कोई व्यक्ति छींक रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो इशारा करता है कि उसको एलर्जी की परेशानी हो सकती है। अच्छा। और उसमें बार बार आप सुबह उठे छींकने लग गए, आप ऑफिस गए छींकने लग गए, घर दोपहर में आए सोने के लिए, सो के उठे तो आपको छींकना शुरू हो गया। तो ये छींकने की जो परेशानी है, अगर बहुत ज़्यादा 4-5 छींकें लगातार आ रही हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एलर्जी का कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें सॉरी, आपको हमारे साथ एक कॉलर जुड़ अच्छा, चुके हैं, ओके, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, भागवत निर्मलकर कौराजेवरा बिने तरले, जय जोहार, नमस्कार। भागवत जी, जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? जैसे कि कोई भी आदमी का छाती में जो दर्द होता है, तो इससे श्वास दमा में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आता है, ये संबंध में जानकारी दे। प्लस एक चीज और है कि हमको दमा रोग का पहचान कैसे किया जाए और वो हार्ट की बीमारी ना हो जाए, इस संबंध में जानकारी चाहिए। भागवत जी, छाती में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छाती में दर्द का कारण मांसपेशियों का दर्द भी हो सकता है, हड्डी का दर्द भी हो सकता है, फेफड़े की शिकायत की वजह से दर्द भी हो सकता है, हृदय की परेशानी की वजह से भी दर्द हो सकता है, और एसिडिटी गैस की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द है तो दर्द का कारण क्या होगा वो आप बताइए। तो उसके लिए बहुत सारे सवाल जवाब मरीज़ से पूछने पड़ते हैं। किस प्रकार का दर्द है, कहाँ दर्द हो रहा है, कितने दिन से दर्द शुरू हुआ है, किस प्रकार से दर्द आपका बढ़ता है या कैसे आराम पड़ता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जहाँ तक आपने पूछा कि दूसरा सवाल आपका था कि हृदय का या फेफड़े का हम स्वास्थ्य कैसे रखें, तो जितनी भी हृदय संबंधित बीमारी हैं वो तो अधिकतर लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। मतलब और सेम चीज़ मैं कह सकता हूँ कि फेफड़े संबंधित बीमारी भी अगर वो आनुवांशिक नहीं है तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है किसी भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। खान पीन जो कि आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा पैकेट फूड वाला खाना पीना हो गया है, या जंक फूड हो गया है, या तला भुना खाना हो गया है बहुत ज़्यादा, उन सब चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रदूषण की बात करें, जहाँ तक अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो स्मोकिंग की बात करें, धूम्रपान की बात करें, जो अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ध्यान रख के अपने जीवन जीने की शैली को अगर हम बहुत ही एक हेल्दी तरीके में लाएंगे तो इन सब बीमारियों का बहुत सारा निवारण हमें मिल जाएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे दमे की बात चल रही है, तो क्या ये हमेशा ठीक हो जाता है या इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? अगर इनिशियल किसी को दमा अटैक आ जाता है तो इसका इनिशियल एक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि हम इसको अभी ठीक रख सकते हैं? देखिए, दमा ठीक नहीं हो सकता, वो हमेशा रहता है। वो हमेशा रहता है। पुरानी कहावत है, दमा दम से जाता है, दम के साथ जाता है जी। लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि दमे के इलाज के साथ अगर आपने प्रॉपर तरीके से दमे का इलाज कराया है तो आपको नॉर्मल जीवन शैली में परेशानी नहीं आएगी। अच्छा। अधिकतर प्रियल जी परेशानी क्या होती है, जब कभी हम मरीज़ को, दमे वाले मरीज़ को दवा देते हैं तो इन्हेलर होता है या कैप्सूल होता है मुंह से खींचने का, वो उसे 2-4 लोगों के सामने लेने में उसे बड़ी हिचक होती है। अच्छा। रूटीन में भी जब वो उसको लेना चाहता है तो उसे बहुत डर लगता है कि ये मेरे को आदत तो नहीं बन जाएगी। तो मैं अपने पेशेंट से ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आदत और ज़रूरत में फ़र्क होता है। अगर आपको दमा है तो आपको इसकी ज़रूरत है, आप ये मत समझिए कि आपकी आदत बन जाएगी। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अधिकतर मरीज़ जब इन्हेलर लेना शुरू करते हैं तो वो
15 दिन महीना लिए और उसके बाद बंद कर देते हैं, जी हमें तो अच्छा लगा, उसके बाद हमने बंद कर दिया। ओके। तो दमे का इलाज जो है वो दमा का कंट्रोल है। दमे को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई लंबे समय तक लेनी होगी, और जो नियम है उसके हिसाब से 2 से 3 महीने से पहले दमे की दवा को कम नहीं करना चाहिए। बंद करने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, दवा हमेशा का लेते रहनी पावर भी चाहिए। कम नहीं करना चाहिए। हर 2 महीने 3 महीने में ही दमे की दवा का पावर कम होता है। अगर आप इस प्रकार से प्रॉपर लेंगे तो हो सकता है कि साल सवा साल में आपकी दमे की दवा इस लेवल पे आ जाए कि ज़रूरत पड़े तो लीजिए, नहीं ज़रूरत पड़े तो ना लें। जब आप इतना कंट्रोल दमे पे रखते हैं तो जो आपका अगला सवाल था कि अचानक से अगर सांस भर गई है तो अटैक क्या आ करना जाता चाहिए, है। अगर एस्थमा का अटैक आ गया तो एस्थमा का अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर आपने अस्थमा को कंट्रोल करके रखा है तो। नॉर्मली जब भी दमा की दवा हम लोग मरीज को देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एक ये आपकी रेगुलर दवा है और एक ये कंट्रोलर दवा है, या इमरजेंसी कंट्रोलर दवा और एक इमरजेंसी दवा है। इमरजेंसी दवा। कंट्रोलर दवा वो होती है जो दमा को कंट्रोल करके रखता है, और इमरजेंसी दवा वो होती है जो आपको जब एस्थमा का अटैक आए तो उस समय आपको लेना होता है। एस्थमा का अटैक कभी भी इतना सीवियर नहीं होगा कि वो आपको अस्पताल तक पहुंचने भी ना दे। जी जी। तो अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है घर में, और अक्सर मरीज ये गलती करते हैं, कहते हैं कि जी 5-7 दिनों से परेशानी था, हम ले रहे थे, हमारा रिलीवर दवा जो है, जो पंप है जिसको हम दिन में 5 बार 7 बार 10 बार कॉमनली जो मार्केट में मिलता है उसका नाम अस्थलीन है, और उसका यूज़ जो है नॉर्मल रूटीन डेज में 15 दिन में 1 बार या 2 बार से ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और लोग एक दिन में पूरा एक कैनिस्टर यूज़ कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा तो वो शायद उन्हें ये नहीं पता कि इसे इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, या शायद वो बहुत दिन से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट ही नहीं किए, वो खुद से ही दवा ले रहे। तो बहुत सारी इसमें भ्रांतियां हैं, भ्रम है, लोगों का उतना अवेयरनेस नहीं है अस्थमा को लेके। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जगदीश गवर्नर बोल रहा हूँ, बिलाईगढ़ जिला बड़ौदा उधर से। जगदीश जी, बिलाईगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल मेरे बच्चा जो 4 साल 2 महीने का था, पिछले साल उसको स्वाइन फ्लू हो गया था, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और उसका एक्सरे भी देखे थे तो फेफड़े में पूरी तरह कब जम गया था, तो बहुत तकलीफ से ठीक हुआ। लेकिन अब जब भी कभी उसको थोड़ा सा भी हल्का फुल्का सर्दी आ जाता है तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो जाता है, डर लगा रहता है कि वैसी मत हो जाए, सांस थोड़ा आगे पीछे होता है तो तेज चलने का डर हो जाता है। तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हम लोग उसका वैक्सीन भी जून महीने में लगवा चुके हैं, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी लग चुका है, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए उसके बारे में बता दीजिए आप। देखिए, बच्चों में सर्दी जुकाम होना बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है बच्चों में सर्दी जुकाम होना। हर 15 दिन में सर्दी जुकाम बच्चों में हो सकता है, लेकिन क्या हर सर्दी जुकाम जो है वो स्वाइन फ्लू है, या हर सर्दी जुकाम कोविड है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस बात से डरना या चिंता की बात नहीं है कि इतनी जल्दी सर्दी जुकाम क्यों होता है। और अक्सर बच्चों में खासकर जब सर्दी जुकाम इतनी जल्दी होता है तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, और बहुत सारे केसेस में इलाज माँ बाप का करना पड़ता है, बच्चा तो अपने आप ठीक हो जाता है 4-5 दिनों में। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो कोई भी माँ बाप उन्हें देख नहीं पाता, और उसके लिए उन्हें तुरंत इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, और इसकी वजह से वो बहुत सारी दवाइयों का भी डॉक्टर बदल के दवा भी करते हैं। स्वाइन फ्लू का जहाँ तक है, देखिए स्वाइन फ्लू के लिए हर साल टीकाकरण ज़रूरी है, और मैं तो ये भी बोलूँगा कि जो नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है, कहने का मतलब है हर मौसम के साथ जो सर्दी जुकाम जिस वायरस की वजह से होता है उसका वैक्सीन, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन, ये सब एक ही वैक्सीन की डोज में सारा कुछ लगता है। और अगर आप हर साल ये वैक्सीन लगाते हैं, पर्टिकुलरली उन बच्चों को जिनमें सर्दी जुकाम बहुत कॉमनली होता है, तो आप इनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक बार आपने स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगाया तो आपको जीवन भर उससे प्रोटेक्शन होगा। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन 1 साल तक ही काम करता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर जी, क्या जानना चाहेंगे आप?
तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए सवाल परमेश्वर जी। सर तो कोरोना के वैक्सीन है कब तक आ जाएंगे? कोरोना की वैक्सीन कब तक आ जाएगी? परमेश्वर जी, इसका इंतज़ार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। और जिस इसका कोई साइड इफेक्ट है या इसमें कब तक क्या हो सकता है इसका? साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट परमेश्वर, साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? अगर दूसरा कोई ऐसा नहीं है? साइड इफेक्ट हो सकता है क्या, ये जानना चाह रहे हैं? देखिए किसी भी टीकाकरण का साइड इफ़ेक्ट होता है, और अधिकतर जो भी टीकाकरण होता है उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है वो है सर्दी जुकाम, थोड़ा सा सर दर्द होना, थोड़ा बुखार होना, थोड़ा हाथ पैर में दर्द होना। और मैं उसको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं बोलूँगा, मैं उसको ये बोलूँगा अगर वैक्सीन लगाने के बाद आपको ये सब परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी वैक्सीन काम कर रही है और आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बन रही है, तो उसे साइड इफ़ेक्ट कहना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। जी। कोविड वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक रोज़ ही न्यूज़ में आ रहा है कि शायद आने वाले 2-3 हफ्ते में कोवैक्सीन यहाँ पे रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो जाएगा। कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे इसका अभी से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन कोविड वैक्सीन से जुड़ी कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि बहुत जल्दी में वैक्सीन बना है, ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है कि वैक्सीन की शायद ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं बोलूँगा कि इन भ्रांतियों पे ना जाएं। अगर कोई टीका बनाया जा रहा है और विश्व स्तर पे बनाया जा रहा है और उसके पीछे विश्व की सब स्वास्थ्य संगठन और सभी लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते और साइड इफ़ेक्ट वाली वैक्सीन आपको लगाएंगे। जी जी। ऐसा नहीं होगा। मेरा ये है कि जब भी वैक्सीन आए और जब भी आपका नंबर आए, जिस भी प्रकार से सरकार इसको रोल आउट करेगी, लगाना चाहिए। लंबे समय पे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। अभी समय की जो ज़रूरत है वो ये है कि वैक्सीन या टीका आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके परिवार के, आपकी कम्युनिटी की सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। जी जी। और डॉक्टर साहब आपने इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई, तो मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए? छोटा सा मैसेज क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप सभी कोई अभी कोविड से पर्टिकुलरली कोविड के समय हर किसी को ये चीज़ लगने लगा कि इम्यूनिटी बूस्टअप करना चाहिए और उसके लिए विटामिन सी, जिंक और ये सब ने लेने लगा और काफ़ी अच्छे से लिया। इम्यूनिटी 10-15 दिन में बूस्टअप नहीं होती। इम्यूनिटी 10-15 दिन में आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग नहीं होती। होना चाहिए उसके लिए। समय के साथ जिस प्रकार का जीवन शैली लोगों का हो गया उसमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है। मोटापा को अक्सर लोग नॉर्मल मानते हैं। मोटा शरीर बीमारी का घर है, हम जमाने से सुनते आ रहे हैं कहावत। मैं सबसे यही बोलूँगा कि जितनी भी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है या जीवन भर इलाज चलता है, उसमें अधिकतर बीमारी आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो सेहत रहने के लिए अगर आप व्यायाम अपने दिनचर्या में जोड़ते हैं, खाने पीने का सुधार अगर आप रखते हैं, समय पे सोना, समय पे उठना, अगर आप ये सब चीज़ कर सकते हैं तो आपकी अधिकतर बीमारी ख़त्म हो जाएगी या आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारी जो रूटीन है वो अच्छी हो जाए तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए। आप सभी से अभी फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।